Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard and आप लोग सोच भी रहे होंगे. मैं अपने हर लेक्चर में नीचे लिखता हूँ कि आप बहुत ध्यान से देखो और एब्जॉर्ब करो और क्वेश्चन पूछो. बेटा जितने आप क्वेश्चन पूछोगे, साइंस का मीनिंग ही बेटा क्वेश्चन है. जितने आप क्वेश्चन पूछोगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे. साइंस इज़ नेवर एंडिंग, राइट. जैसे अगर हम चीज़ों को छोटा करते रहें, देखो कितना छोटा हो गया, राइट. हम एटम्स तक पहुंच गए. पहले एटम के बारे में ही पता करना इतना मुश्किल था. उसके बाद बेटा एटम के अंदर भी हम चले गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. फिर उसके बाद हम उसके अंदर भी जा चुके हैं बेटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अंदर. और ऐसे ही जब आप बाहर की तरफ जाते हो, पहले हम अपने सिटी की बात करते हैं, फिर स्टेट की बात करते हैं, फिर कंट्री की बात करते हैं, फिर कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, फिर हमने अपने अर्थ की बात की, फिर सोलर सिस्टम, फिर गैलेक्सीज. तो आप देखो बाहर की तरफ भी आप जितना मर्जी सोच सकते हो, ऐसे ही अंदर की तरफ भी जितना मर्जी सोच सकते हो. तो बेटा साइंस का बेसिक एम ही सोचना है. तो आज हमने बेटा नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, वर्क, पावर, एनर्जी. दिस इज़ आवर न्यू चैप्टर. अब सबसे पहले हम समझेंगे बेटा वर्क. कोई सोच सकता है सर वर्क में क्या समझना है, वर्क तो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं. यस, लेकिन बेटा एक आम आदमी का वर्क और एक जो साइंस में वर्क है उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, राइट. जो एक कॉमन मैन के लिए डेफिनेशन है वो बहुत वेग है, राइट. अगर आप सोचो, अगर आप किसी को फ़ोन करते हो, वो बोलता है आई एम डूइंग सम वर्क, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, क्या आपको पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है? नहीं, क्योंकि वर्क आप सोच सकते हो शायद वो होमवर्क कर रहा हो. आप ये सोच सकते हो ही माइट बी बिजी विद हिज से सम हाउस होल्ड वर्क, कोई घर का काम कर रहा होगा, राइट. तो आप अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं वर्क कर रहा हूँ, तो हम उसका पता नहीं लगा सकते कि वो क्या कर रहा है. लेकिन फिज़िक्स के अंदर जो वर्क है वो बहुत स्पेसिफिकली डिफाइंड है, बहुत अच्छे से डिफाइंड है. तो उसको हमने समझना है. फिज़िक्स का जो वर्क है बेटा वो है मैकेनिकल वर्क. लेट अस सी मैकेनिकल वर्क होता क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया. बेटा लिखेंगे हम वर्क ही, लेकिन हमारा मीनिंग जो होगा वो मैकेनिकल वर्क से होगा. लेट अस सी वर्क क्या होता है. फिजिक्स में जो वर्क डिफाइन किया गया है वो है बेटा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, ये फोर्स वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. इनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको हमने साइंटिस्ट ने वर्क डिफाइन किया है. तो बेटा अगर किसी को वेक्टर्स नहीं आते हैं तो आपको पीछे जाके वो लेक्चर देखना चाहिए. तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, उसमें वेक्टर्स हैं, तो उसमें आप डॉट प्रोडक्ट वाला लेक्चर देख सकते हो. तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर. और वैसे भी बेटा अगर वेक्टर्स आते हो तो बहुत हेल्प मिलती है. आप इसके अंदर भी देखोगे, अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से आते हों तो बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो जाते हैं. तो वर्क को इन्होंने कैसे डिफाइन किया बेटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ एस कॉस थीटा. फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा. सर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. थीटा फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल है. तो डॉट प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात है कि ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, राइट. स्केलर क्वांटिटी. एंड बेटा इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट है इसका जूल. एंड सीजीएस यूनिट भी होता है इसका बेटा, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट इसका है अर्ग्स, ERGS, अर्ग्स इसका सीजीएस यूनिट है. 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स. 1 जूल इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग्स. जैसे बेटा एक बार मैंने आपको 1 न्यूटन डिफाइन किया था कि 1 न्यूटन
कौन सी फोर्स होती है, कितनी फोर्स होती है। तो ऐसे ही आज हम 1 जूल को डिफाइन करते हैं। 1 जूल क्या होता है? 1 जूल इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ से 1 जूल, फोर्स कितनी लेनी पड़ेगी? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 1 मीटर। ये कितना हो गया? cos 0, यानी कि अब ये 1 जूल बन जाता है बेटा। अब इससे हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 जूल वर्क कितना है? अगर आपने 1 न्यूटन फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ। सर इस 0 का क्या मतलब है? cos 0 का, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स है उसमें सेम एंगल, मतलब 0 एंगल है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, तो हम बोलते हैं कि 1 जूल ऑफ वर्क हैज़ बिन डन। 1 जूल जो वर्क है वो परफॉर्म हो चुका है। अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर वर्क करेंगे। वर्क हमने समझ लिया है, वर्क इज़ नॉट ए कॉमन मैन्स वर्क, राइट। हमारा वर्क जो है, फिजिक्स का वर्क है, वो मैकेनिकल वर्क है। तो मैकेनिकल वर्क है तो कैसे हमने डिफाइन किया है? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, राइट। एक छोटा सा आपको बेटा एडवाइस देना चाहता हूँ। जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हो, उसको पूरा पढ़ा करो अच्छे से। मतलब जब आप ये फार्मूला बोल रहे हो ना, आपसे कोई वर्क का फार्मूला पूछता है या आप खुद रिवाइज कर रहे हो, आप बोलते हो वर्क इज़ एफ एस cos थीटा, यहाँ तक आप बोल देते हो। आप इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर लो, एफ एस cos थीटा, एफ इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, एस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उससे आपको कभी गलती नहीं लगेगी, क्योंकि आपने अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया। एफ एस cos थीटा तो बोल ही दिया, एक्स्ट्रा बोलने में कितना 10 से 15 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला आपको कंफर्म हो गया, राइट। अब ये आपका वर्क है। अब इसको हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं, कितने होते हैं। अब अगर क्योंकि cos थीटा इन्वॉल्व हो गया है, cos थीटा इन्वॉल्व हो गया बेटा, तो cos थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड 0 भी हो सकता है। तो वर्क के भी बेटा 3 टाइप हैं। लेट अस सी। फर्स्ट, पॉजिटिव वर्क। सो ऑब्वियसली cos थीटा इज पॉजिटिव, मतलब थीटा हैज़ टू बी लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है, यानी कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में अगर जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है, तो जो वर्क डन होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा। लेट अस सी, एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है, आपने इसको इस तरफ P फोर्स लगाई एंड ये इसी तरफ चल रहा है। मान लो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, आप इसको पुल कर रहे हो और ये इस तरफ जा रहा है। इस केस में वर्क डन बाय फोर्स P इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर में एंगल कितना हो गया? 0, एंड 0 इज लेस देन 90, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। ओके, सेकेंड केस देखते हैं। मान लेते हैं ये फोर्स का हम एंगल चेंज कर देते हैं ऐसे, और इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, V इस तरफ है, राइट। V मतलब ये V इस तरफ है। तो अगेन इस केस में भी वर्क डन बाय P इज पॉजिटिव, क्योंकि एंगल आप देख सकते हो एक्यूट एंगल है। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। एक ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप कर दिया, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड एंड it is moving vertically downwards. ऑब्जेक्ट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है। देन वर्क डन, मैंने एब्रीविएशन यूज कर लिया WD, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट बेटा आपने ड्रॉप किया और वो नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की तरफ लग रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव।
राइट. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव वर्क. बेटा आपको एक अगेन सजेशन दूंगा, आप अपने आसपास देखा करो कौन चीज़ पॉजिटिव वर्क कर रही है, कौन चीज़ नेगेटिव वर्क कर रही है, इसको अप्लाई करके देखा करो. बेटा साइंस लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि वो सिर्फ उसको क्लासरूम तक लिमिट रखते हैं. तो आप कोशिश किया करो उसको आसपास अप्लाई करने की. अच्छा मैंने आज देखा कि ये वाली फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया, राइट. आप थोड़ा आसपास देखोगे तो आपको थोड़ा समझना भी आसान होगा एंड यू विल फाइंड इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो, राइट. ओके, लेट अस, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव वर्क, राइट. लेट अस मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ वर्क. नेगेटिव वर्क कैसा होता है? दिस वॉज योर पॉजिटिव वर्क. Let us see negative work. नेगेटिव वर्क कब होता है? यानी कि बेटा फिर इसके लिए cos थीटा हैज़ टू बी नेगेटिव, राइट, लेस देन जीरो. cos थीटा हैज़ टू बी लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव. इसका मतलब थीटा शुड बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए. सर किसके बीच में एंगल? एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो बेटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए. लेट अस टेक एग्जांपल. ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड. ऑब्जेक्ट को आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर दिया. जब आपने इसको ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया एंड ये ऊपर जा रहा है, राइट. ऑब्जेक्ट जा भी रहा है ऊपर. ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स. जब आपने ऊपर को ऑब्जेक्ट को फेंका है तो एंड ये ऊपर जा रहा है अभी, क्योंकि बेटा बाद में नीचे भी आएगा. तो जिस वक्त ये ऊपर चल रहा है उस इंस्टेंट पे जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बेटा उस वक्त की हम बात कर रहे हैं. बेटा हर चीज़ को ऐसे ही देखना है बेटा ध्यान से. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव, ये गलत है. क्योंकि बेटा जब ऊपर फेंकेंगे वो थोड़ी देर में रुकेगा, फिर नीचे भी आएगा. तो जब वो नीचे आ रहा होगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. तो जब वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट इज मूविंग अपवर्ड्स, मतलब गिरने से पहले की बात है. देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, ड्यूरिंग दैट मोशन लिख सकते हैं हम. ड्यूरिंग दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव. जब ये ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर फेंका, जब ये ऊपर चल रहा है उस वक्त बेटा जो ग्रेविटी का वर्क डन है वो नेगेटिव है. क्योंकि आप देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में बेटा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होती है. तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो mg नीचे लगा हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर में और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो एंगल है वो 180 डिग्री का है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव. ओके, सेकेंड पार्ट, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो एक ऑब्जेक्ट को आप इधर पुल कर रहे हो एंड ये इधर जा रहा है. रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस है बेटा तो फ्रिक्शन भी एक्ट कर रही है, राइट. तो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है लेफ्ट की तरफ. इस केस में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव. इन दिस केस द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज नेगेटिव. आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है बेटा और ये फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है, तो एंगल 180 हो गया. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो नेगेटिव हो गया. सो पॉजिटिव वर्क हमने कर लिया, नेगेटिव वर्क. अब थर्ड पॉइंट है बेटा जीरो वर्क. जीरो वर्क कब होगा? let us take zero work, right? जीरो वर्क कब होगा बेटा? जीरो वर्क होने के दो केसेस हैं. फर्स्ट केस,
जब थीटा 90 डिग्री हो। ओके, सेकंड केस जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो। सर ऐसा हो सकता है कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो? यस, आप एक वॉल को पुश करो बेटा, जब आप वॉल को पुश कर रहे हो तो आप, एंड ऑफ कोर्स सपोज आप बहुत स्ट्रांग नहीं हो और वॉल मूव नहीं की, तो जब आपने वॉल को पुश किया एंड वॉल डिड नॉट मूव, वॉल मूव नहीं की, तो आपने जो वॉल पे वर्क किया है वो 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, राइट। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम। व्हेन वी पुश अ वॉल and fail to displace it, work done by us is 0। आप एक डायग्राम बना लो थोड़ा सा। मान लो ये एक वॉल है और इस वॉल को हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पाए, राइट। तो आपका जो वर्क डन है बेटा वो 0 हो गया। ओके, सेकंड केस, work done by centripetal force is always 0। सेंट्रीपिटल का फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा, उसका वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। जब सर्कुलर मोशन होता है तो एक फोर्स चाहिए जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। वो किस तरफ एक्ट करती है बेटा? सेंटर की तरफ। ये देखो आप, सर्कुलर मोशन में फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, राइट। एंड वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ होता है अलोंग द टेंजेंट। सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा? 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है बेटा टुवर्ड्स द सेंटर एंड वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट। तो टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी और सेंट्रीपिटल फोर्स होगी टुवर्ड द सेंटर। तो एंगल कितना रहेगा हमेशा? वेलोसिटी वेक्टर में और फोर्स वेक्टर में 90 डिग्री। और जिधर बेटा वेलोसिटी वेक्टर होता है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। हम जिस तरफ डिस्प्लेस होंगे उसी तरफ हमारी वेलोसिटी भी होगी बेटा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, थर्ड एग्जांपल। इसको इरेज कर देते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप ऐसे पुल कर रहे हो एंड ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो बेटा इस पे 2 फोर्सेस और लगी हैं, एक तो mg लगा है और एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगा है। मान लो फ्रिक्शन भी लगा हुआ है सपोज। तो वर्क डन बाय mg एंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों 0 होंगे। mg का वर्क डन भी 0 है और नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन भी 0 है, क्योंकि आप देख सकते हो mg इस तरफ है जबकि डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। उनमें एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का। तो वर्क डन बाय mg हो गया आपका 0। सिमिलरली नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वो भी वर्क डन जो है वो 0 होगा, राइट। सो टोटल वर्क डन जो है इसके अंदर देखो 4 फोर्सेज हैं बेटा इसमें जो वर्क कर रही हैं। P, अगर P का वर्क निकालोगे बेटा वो पॉजिटिव आएगा। फ्रिक्शन, उसका वर्क निकालोगे वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। और इन दोनों फोर्सेस का वर्क जो आएगा वो 0 आएगा, राइट। अगेन क्वेश्चन बहुत एक्सक्लूसिवली पूछा जाएगा, एक्सप्लिसिटली पूछा जाएगा। उसके अंदर लिखा होगा कि किस फोर्स का वर्क आपको फाइंड करना है। यानी कि अगर ऐसे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, वो ये नहीं बोलेंगे फाइंड द वर्क डन। क्वेश्चन में लिखा होगा किस फोर्स का वर्क निकालना है, या फिर टोटल वर्क डन निकालो, मतलब सारी का मिला के निकालो। तो अगर वो फोर्स वर्क डन देखो, क्योंकि हर एक फोर्स का देखो नेचर डिफरेंट है। ये इसका वर्क डन का नेचर क्या है? पॉजिटिव। इसका वर्क डन का नेचर क्या है? नेगेटिव। इसका वर्क डन का नेचर क्या है? 0। और इसका वर्क डन 0 है। तो आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर एक ही सिचुएशन में कितनी फोर्सेस का वर्क हो सकता है। अभी हम इसके न्यूमेरिकल करते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा आगे जाके थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेट अस स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चंस।
a force of 20 Newton displaces an object by 2 meter. The angle between force vector and the displacement vector is 60 degree. Find the work done by the force. फोर्स ने कितना वर्क किया हमें ये फाइंड करना है. ये ऑब्जेक्ट हो गया बेटा आपका, आपने मान लो ये फोर्स लगाया और ये इस तरफ डिस्प्लेस हुआ, 60 डिग्री का एंगल है. आपको फोर्स कितनी दी है 20 न्यूटन और ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो गया है 2 मीटर. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. लेट अस सब्स्टिट्यूट, वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा. वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा. फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 2, थीटा कॉस 60 तो कितना हो गया बेटा 20 जूल. कॉस 60 हाफ होता है तो ये हाफ बेटा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 20 जूल वर्क आ गया. बेटा अगर आप देख रहे होंगे मैं जब वैल्यू पुट करता हूँ मैं बोलता हूँ F इज़ द फोर्स मैग्नीट्यूड. F जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मैं फोर्स नहीं बोल रहा हूँ. और मैं आपको S जो बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ S इज़ द डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ S डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि इसको देख के आपको लगेगा सर S डिस्प्लेसमेंट है तो S नेगेटिव हो सकती है. नो बेटा, यस डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है लेकिन यहाँ नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं. F फोर्स का मैग्नीट्यूड है, S डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है. जब ये फॉर्मूला लगाना है आपको याद रखना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड ये कॉस थीटा नेगेटिव हो सकता है क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो सकती है, तो आपको इसका ध्यान रखना है. तो आई एम वेरी केयरफुल जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ. यही चीज़ें होती हैं बेटा, इसी से काम ख़राब होता है. जब हम चीज़ों को कैजुअली लेना शुरू करते हैं, साइंस में कैजुअल लेने की स्कोप बहुत कम है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ों को समझना होता है. ओके, सो बेटा इनिशियली शायद आपको ये प्रॉब्लम लगेगा सर हर चीज़ को ऐसे पकड़ना है, लेकिन बेटा साइंस का मीनिंग ही एक्यूरेसी है, साइंस का मीनिंग ही प्रिसीजन है, साइंस का मीनिंग ही एक्यूरेसी, मतलब अच्छे से चीज़ों को डिफाइन करना है. ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. ये आपको एक ब्लॉक दिया गया है. ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस. ये ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है. अब ये बोलते हैं कि फाइंड द वर्क डन बाय 50 न्यूटन. सेकेंड फ्रिक्शन फोर्स. थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. फोर्थ नॉर्मल रिएक्शन. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर. ये क्वेश्चन है बेटा. एक सिचुएशन आपको दे दी है, ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 50 न्यूटन आपने इस तरफ फोर्स लगाई. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है इस ब्लॉक में और सरफेस में 0.4 है. अब ये बोलते हैं जब ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर चल पड़ेगा, जब 2 मीटर ये ऑब्जेक्ट चल चुका है तो इसने कितना वर्क किया, फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया और नॉर्मल रिएक्शन ने कितना वर्क किया, सबका अलग अलग निकालना है. ठीक है, ओके. लेट अस सी. सबसे पहले आप फ्रिक्शन फोर्स निकालो. फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर. F का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पिछले फ्रिक्शन चैप्टर में हमने पढ़ा था. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको वो लेक्चर्स देखने चाहिए. फिजिक्स में बेटा ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन यही आप एडवांटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हो. कॉइन हैज़ ऑलवेज 2 साइड्स. अगर आपको पिछला चैप्टर अच्छे से आता होगा तो इसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. 90% तो आपको पहले से ही पता होगा. देखो फ्रिक्शन क्या है बेटा, म्यू आर. आर कितना हो जाएगा,
सर नीचे की तरफ mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, r की वैल्यू 10g आ गई, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स होगी बेटा पीछे की तरफ। म्यू इंटू आर, म्यू कितना है 0.4, आर कितना हो गया 100, 10g है ना 100 न्यूटन, यानी कि आपकी फ्रिक्शन फोर्स आ गई 40 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स 40 न्यूटन आ गई है। ओके, अब इन्होंने क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट मूव्स 2 मीटर। ओके, फर्स्ट पार्ट वर्क डन बाय 50 न्यूटन। इस 50 न्यूटन ने कितना वर्क किया, एफ एस कॉस थीटा, फोर्स 50, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर एंड कॉस 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी तरफ जा रहा है बेटा। 50 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा आ गई, यानी कि ये इस तरफ मूव कर गया है। तो यानी कि बेटा फोर्स वेक्टर 50 न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में कितना एंगल है 0 डिग्री। तो कितना आ गया 100 जूल, ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय 50 न्यूटन। ओके, सेकंड केस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स यानी 40 न्यूटन। इसने कितना वर्क किया, फोर्स कितनी है बेटा 40, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 2 मीटर, कॉस 180 डिग्री। 180 कैसे आया, ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और बेटा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगी हुई है। तो फ्रिक्शन फोर्स में और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है उसमें एंगल 180 डिग्री है। तो ये आ गया बेटा, तो कितना आ गया -80 जूल। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन आ गया बेटा। ओके, थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा ये कितना आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 100, 10g मतलब 100 न्यूटन हो गया बेटा। ओके, 100, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट है बेटा 2 मीटर। ओके, एंगल 90, cos 90 बेटा कितना हो गया 0। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया 0 आ गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, फोर्स वेक्टर नीचे है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे है, तो एंगल 90, तो 0 वर्क हो गया बेटा। उसके बाद वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन भी 100 है, 2 मीटर है, cos 90 कितना आ गया बेटा 0। सो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज ऑल्सो 0। तो इस तरीके से हम सबके वर्क निकाल सकते हैं, राइट। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में देखो आप लॉज ऑफ मोशन यूज़ हो गया, राइट। अगर आपके लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो आप बड़े आसानी से इनको कर लोगे। ओके, लेट अस मूव, इसको थोड़ा चेंज करते हैं क्वेश्चन को। अब इसमें थोड़ा सा काइनेमेटिक्स भी डाल देते हैं। ये क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बोलेंगे फाइंड द वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इन फोर्सेस ने कितना वर्क किया है वो निकालना है बेटा। ओके, अब इसमें प्रॉब्लम ये आ गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं दी गई, डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है तो फिर क्या करेंगे, हम निकाल सकते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट, सिंपल, लॉज ऑफ मोशन लगाओ। इस पे 2 फोर्सेस लगी हुई हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, 50 आगे की तरफ, 40 पीछे की तरफ, 10 kg का ब्लॉक है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई बेटा, सेकेंड लॉ याद करो। सेकेंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स 50 - 40 इक्वल्स टू m इंटू ए। तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर ली है। फाइंड द वर्क डन बाय इन 2 सेकेंड। यस, थोड़ा सा इसमें इनकम्प्लीट बन गया है क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब बिल्कुल ठीक है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से जब स्टार्ट हुआ, क्योंकि 2 सेकंड तो बेटा कहीं पर भी हो सकते हैं, अगर ये पहले से ही चल रहा होगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी होगी कुछ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब v इक्वल्स टू यू प्लस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, राइट। तो क्योंकि हमें बेटा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 0 हो गया बेटा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी आ गई 1 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4।
यानी कि 2 मीटर आ गया। ओके, सो 2 मीटर आ गया तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी आ गई बेटा, फोर्स। अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन बाय 50, इस 50 न्यूटन का वर्क डन कितना आ गया बेटा, 50 इंटू 2 इंटू कॉस 0, राइट। 50 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0 कितना हो गया बेटा, 100 जूल। ओके, अब इसका 40 न्यूटन का वर्क निकालते हैं, फ्रिक्शन का वर्क। 40 इंटू 2 इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि -80 जूल। ओके, वर्क डन बाय mg, ग्रेविटेशनल फोर्स 100 इंटू 2 इंटू कॉस 90 डिग्री, कितना आ गया बेटा, 0, राइट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, ये भी 0 आ जाएगा बेटा, 100 इंटू 2 इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 आ गया। सो इस तरीके से यू कैन सी दे कैन ऑल्सो इंट्रोड्यूस काइनेमेटिक्स भी इसमें इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the work done by gravity on the blocks when they move by 2 meter. Also find the work done by the tension। ये क्वेश्चन है। लेट अस सी, इन्होंने एक डायग्राम दिया है। ये आपको डायग्राम दिया गया है। ये कहते हैं बेटा, अब इस डायग्राम में अगर आप देखो ध्यान से, क्या होगा, ये 6 kg नीचे एक्सेलरेट करेगा और 2 kg ऊपर एक्सेलरेट करेगा। ये बोल रहे हैं जब ये 2 मीटर मूव किए हैं, 6 kg 2 मीटर नीचे चला गया, 2 kg 2 मीटर ऊपर आ गया, उतने ड्यूरेशन में ग्रेविटी ने इसके ऊपर कितना वर्क किया और इसके ऊपर ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ये आपको फाइंड करना है। ओके, सो लेट अस सी, 6 kg की बात करते हैं। पहले हम ग्रेविटी का वर्क निकालते हैं बेटा। ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आप बोल सकते हो। वर्क डन ऑन 6 kg, 6 kg के ऊपर कितना वर्क हुआ। अब ये बेटा नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसका फोर्स कितना हो गया बेटा, 60 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी है, 2 मीटर। ओके, कॉस 0 डिग्री, क्योंकि देखो इसका वेट जो है वो भी नीचे एक्ट कर रहा है एंड डिस्प्लेसमेंट भी इसकी नीचे की तरफ है, तो कितना आ गया, 120 जूल। तो ग्रेविटी ने इस पर कितना वर्क किया, 120 जूल। ओके, अब 2 kg की बात करते हैं। फोर्स कितनी होगी, mg यानी 20। डिस्प्लेसमेंट बेटा 2 मीटर, कॉस 180। क्यों बेटा, क्योंकि इस पे देखो mg जो है वो नीचे लगा हुआ है और ये जा ऊपर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में और फोर्स वेक्टर में जो एंगल है वो 180 का आ गया। कॉस 180 कितना होता है बेटा, -1, तो -40 जूल। तो ग्रेविटी ने बेटा 6 kg पर तो पॉजिटिव वर्क किया है, जबकि 2 kg पर जो वर्क ग्रेविटी ने किया है वो नेगेटिव है। इसको हम बोलते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 6 kg इज पॉजिटिव, जबकि वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन 2 kg इज नेगेटिव। ओके, अब ये ग्रेविटी का वर्क हो गया, लेकिन इन्होंने एक और पूछा है, टेंशन का वर्क।
अब उसके लिए पहले बेटा आपको टेंशन फाइंड करनी पड़ेगी। बेटा अगर आपको टेंशन निकालनी आती है बहुत अच्छा है, अगर आपको नहीं आती तो आपको लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर्स देखने चाहिए, राइट। तो बेटा क्योंकि ये आगे भी यूज़ होना है तो आपको अच्छा है कि अभी आप उनको अच्छे से समझ लो। तो आपको टेंशन समझनी चाहिए। लॉज ऑफ मोशन में आप जा सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है बेटा, उसमें आपको दिखाई दे जाएंगे, वहाँ पे टेंशन लिखा होगा, तो आप उसको थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप भूल रहे हो। ओके, सो मैं आपको फिर भी थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ। अब इस पर टेंशन ऊपर लगी हुई है, इसके ऊपर टेंशन ऊपर लगी हुई है, अब ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसके ऊपर हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। क्या लगेगा? mg माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। क्योंकि नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, ये फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए बेटा। अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो टी ज़्यादा होना चाहिए, टी माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। ओके, इसको ऐड करेंगे, क्या कैंसिल होगा? नहीं, ये कैंसिल नहीं होगा, टेंशन कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो टेंशन कैंसिल हो गया। ओके, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन क्या बन गई बेटा? 6g माइनस टी इक्वल्स टू 6a। इसकी इक्वेशन t माइनस 2g इक्वल्स टू 2a। ओके, सो टेंशन कैंसिल हो गया, 4g इक्वल्स टू 8a, यानी कि a की वैल्यू आ गई बेटा 40/8, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ गई बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर एक्सेलेरेशन की क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है बेटा। एक्सेलेरेशन से हमें टेंशन चाहिए, तो एक्सेलेरेशन इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। तो आप इसके अंदर पुट कर दो t माइनस 20 इक्वल्स टू 2 इंटू ए, यानी 10। सो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 30 न्यूटन। सो टेंशन 30 न्यूटन आ गया। ओके, अब हम वर्क निकाल सकते हैं बेटा। टेंशन 30 न्यूटन आ गया। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो में दोबारा जाके पीछे देख सकते हो अगर आपको नहीं क्लियर हुआ है। टेंशन 30 न्यूटन हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ लिख लेते हैं t इक्वल्स टू 30 न्यूटन। अब 6 kg की बात करते हैं। वर्क डन ऑन 6 kg बाय टेंशन। हम टेंशन के वर्क निकाल रहे हैं बेटा, नॉट ग्रेविटी, वो हो चुका है। अब 6 kg बेटा किधर जा रहा है? नीचे, और टेंशन किधर लगी हुई है? ऊपर, तो एंगल 180 लेना पड़ेगा। टेंशन कितनी आ गई? फोर्स कितनी आ गई बेटा? 30। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 मीटर। और एंगल कितना हो गया? cos 180 डिग्री। कितना आ गया बेटा? ये -60 जूल। तो टेंशन ने यहाँ पे 6 kg पर कितना वर्क किया? -60 जूल। अब हम 2 kg के ऊपर देखते हैं कितना वर्क हुआ है। वर्क डन ऑन 2 kg। टेंशन कितनी है? 30। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 मीटर। cos 0 डिग्री। सर 0 कैसे आया? देखो, टेंशन ऊपर लगी हुई है और ये ऑब्जेक्ट भी बेटा ऊपर ही जा रहा है। सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी ऊपर जा रहा है और फोर्स भी ऊपर लगी हुई है, तो एंगल 0 डिग्री आ गया। कितना हो गया बेटा? 60 जूल। टेंशन ने इसके ऊपर कितना वर्क किया? 60 जूल। अगर आप देखोगे टोटल जो है वो कितना आ गया? 0 आ गया। एक रस्सी अगर हो और मासलेस हो तो वर्क डन जो टोटल है वो 0 आएगा, राइट। ओके, अब इसमें भी आप देख सकते हो बेटा लॉज ऑफ मोशन यूज़ हो गया है, तो आपको थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करना चाहिए। वैसे तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बेटा, अगर अच्छे से आएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें बेटा वेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वर्क डन व्हेन वेक्टर्स आर इन्वॉल्व, या वेक्टर फॉर्म्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। वेक्टर फॉर्म्स आर इन्वॉल्व। अब बेटा क्योंकि वर्क डन जो है वो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर फॉर्म में आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो अगर डॉट प्रोडक्ट आता होगा तो बिल्कुल ईजी है। लेट अस सी, मैं एक बार थोड़ा सा रिकैप भी दे दूंगा, अदरवाइज आप वेक्टर्स देख सकते हो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बोलेंगे अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप
displaces an object s vector equals to I cap plus 2j cap माइनस की कैप मीटर। एक फोर्स लगाई आपने और ऑब्जेक्ट इतना डिस्प्लेस हो गया। फाइंड द वर्क डन। अब इसमें क्या करना है बेटा, आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है। वर्क डन क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इससे आपके बड़े क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। अगर आपको वर्क डन निकालना आ गया और एनर्जी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको काइनेमेटिक्स यूज़ नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस में। लॉज ऑफ मोशन के बिना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो वर्क डन निकालना आना बहुत हेल्पफुल होता है हैवी क्वेश्चंस के अंदर। ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, सो मल्टीप्लाई। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के कॉफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, जे के कॉफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, के कॉफिशेंट्स आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 6 जूल। तो इतना वर्क डन हो गया। आई के कॉफिशेंट 1 × 1 1, 2 × 2 4, -1 × -1 +1, तो 6 जूल ऑफ वर्क इज डन। ओके, इससे थोड़ा सा और ट्रिकी करते हैं इसको, क्वेश्चन को। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर कर देते हैं। अ फोर्स एफ वेक्टर, अच्छा, डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम R1 वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन होगी बेटा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। सर ये पोजीशन का मतलब क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट साइंस के अंदर देखो 1 -1 2, 1 -1 2, ये उसकी लोकेशन है। इन्होंने लोकेशन को वेक्टर फॉर्म में दिया है, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ से R1 से 2 R2 वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। फोर्स ये लगी हुई है, ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर दिया बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक। आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप से आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। ओके, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन फाइंड करना है। लेट अस सी कैसे करेंगे बेटा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर तो दिया हुआ, लेकिन एस वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा बेटा। तो एस वेक्टर क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। एस वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो एस वेक्टर इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। निकाल लेते हैं बेटा, R2 माइनस R1। तो दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, आई कैप लिख देते हैं, प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ओके, सो वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस। अब निकाल लेते हैं बेटा, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। 1 × 0 0, 2 × 3 6 प्लस 3, 0 + 6 + 3 = 9 जूल। सो ये वर्क डन हो गया बेटा, राइट। तो इस तरीके से जो वेक्टर फॉर्म में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके